देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में पावर पढ़ा और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ लिया। एक बार यहीं से रिवाइज करते हैं क्योंकि हम थोड़े न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं पावर और इससे रिलेटेड, तो इन चीज़ों को हम करके आगे चलेंगे। सो देखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का सिंबल ई होता है। इसकी यूनिट होती है हमारी किलो वॉट आवर, और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं ये हमने कर लिया था। फिर मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था कि जो हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। अब ये यहाँ पे हमें यूनिट्स थोड़ी बड़ी लेनी होती हैं, तो हमें पावर की यूनिट वॉट ना लेके किलो वॉट लेना है जब भी हमने बिल वाले क्वेश्चन या किलो वॉट आवर में निकालना है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, और टाइम हमारा आर में होना चाहिए। इस तरीके से ये हमने कर लिया था। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो आज भी हम पावर और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हम समझेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशन बेटा करने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन। कह रहा है कि 2 गर्ल्स हैं, एक को हम ए दे देते हैं नाम, एक को बी दे देते हैं, है ना। वेट जो है ईच गर्ल का 400 न्यूटन, इसका वेट भी 400 न्यूटन, मतलब एफ मान लो, एफ इसका भी कितना हो गया 400 न्यूटन। उसके बाद कह रहा है क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट 8 मीटर। तो हाइट हमें 8 मीटर दी हुई है, दैट इज हाइट। हाइट बोलिए या डिस्टेंस बोलिए, है ना। एस लिख दीजिए, हाइट लिख दीजिए, एक ही बात है, 8 मीटर। गर्ल ए टेक 20 सेकेंड, इसको लगते हैं 20 सेकेंड, वाइल गर्ल बी टेक 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स टू अकॉम्प्लिश दिस टास्क, मतलब रोप पे चढ़ने का जो टास्क है। ओके, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, तो पावर निकाल दो। तो पावर क्या होता है हमारा, पावर पावर आएगा हमारा वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या आ जाएगा हमारा, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। अब वर्क के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वर्क के आपको कौन से फॉर्मूले पता हैं, एफ डॉट एस, कई बार काइनेटिक एनर्जी का भी लग जाता है, तो बेसिक फॉर्मूला मैंने लिख दिया एफ डॉट एस। एस मतलब हाइट, तो लो जी वर्क में डाल दो एफ इंटू एस अपॉन टाइम। तो एफ कितना है हमारा 400, और हाइट है हमारी 8, और टाइम है हमारा 20। तो ये कैंसिल किया, कितना आंसर आया बताओ यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे कर देते हैं एफ इंटू एस अपॉन एस मतलब हाइट, डिस्टेंस हाइट एक ही बात है, अपॉन टाइम। तो ये हो गया 400 इंटू 8 मीटर डिवाइडेड बाय 50, तो ये 0 हो गया, और 5 8 ज़ा तो 64 वॉट आ रहा है यहाँ पे आंसर पावर का। यहाँ पे कितना आया बेटा, कितना आया यहाँ पे 20, 16 1 6 वॉट 160 160 160 या 16, देखो ना एक जीरो बच गई, 16। 160 तो किसकी पावर ज्यादा हुई, क्वेश्चन यही था, व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। तो पावर हमने निकाल दी 160 और 64, 640 या 64 ही बन रहा है, जरा चेक करो यहाँ कितना बन रहा है, 640 वॉट कितना बनेगा, 8 कट कटा के 8 आ गया ना, नहीं तो ये आ गया 8, 8 8 जा 64, बिल्कुल सही। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया कैसे हुआ ये न्यूमेरिकल, बोलो बच्चों। यस यस सर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमें समझ में आ गया, तो इसी तरह से बेटा प्रैक्टिस करनी है, आ जाएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉय ऑफ मास 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 सेकेंड। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है बॉय ऑफ मास 50 kg, मास दिया हुआ है हमें 50 kg, रन्स अप अ स्टेयरकेस, मतलब सीढ़ियां हैं ऐसे, और ये सीढ़ियां कितनी हैं 45 स्टेप, जो हमारे स्टेप हैं 45 स्टेप्स हैं, जो सीढ़ियां के स्टेप है ना 45 है। कह रहा है ईच स्टेप 15 सेंटीमीटर, जो ये एक स्टेप की हाइट है तो ये 15 सेंटीमीटर है। तो बेटा पूरे स्टेप की हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 45, बताओ कितना आया, 5 कितना आया, क्योंकि टोटल हाइट निकाल लेते हैं ना, तो जो हमारी टोटल हाइट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 15 इंटू 45। तो 15 इंटू 45 करोगे तो कितना आ रहा है बच्चों, 675 मीटर्स आ जाएगा, 675 मीटर, चेक कर लो इतना ही आ रहा है। वो 45 स्टेप हैं और ईच स्टेप 15,
और उसको टाइम लगता है 9 सेकंड। इसको चढ़ने का टाइम जो है 9 सेकंड है। तो मैंने टोटल हाइट निकाल ली। तो टोटल हाइट के लिए मैंने किया 15 इंटू 45, तो ये आता है मेरा 675। 675 सेंटीमीटर। हाँ, अगर मैं इसे, हाँ सेंटीमीटर, सॉरी, इट इज सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे मीटर में डिवाइड कर दूं तो कितने से डिवाइड करूं? डिवाइड बाय 100, तो 100। 6.75 मीटर आ गया। अब कहता क्या है? फाइंड द पावर। लो जी, पावर, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन होता है एफ डॉट एस बाय टाइम। तो फोर्स तो दिया ही नहीं है, तो फोर्स को ओपन कर लो, तो m इंटू जी इंटू एच हो जाएगा। आ गया समझ में? बोलो बच्चों। देखो पहले मैंने वर्क देखा, वर्क है नहीं, फिर मैंने इसको ओपन कर लिया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो है ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने फोर्स को भी ओपन कर लिया, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लो बस अब कर लूंगा। मास कितना था? 50, जी मैं 10 ले लूंगा, कुछ नहीं दिया तो 10 ले लो, 9.8 ले लो, आपकी मर्जी है। हाइट में निकाल चुका था, कितनी है? 6.75 मीटर। और टाइम मुझे दिया था 9 सेकेंड्स। अब आप इसे डिवाइड कर लीजिए, बताइए कितना आया? कितना आता है बताइए? 500 इंटू 6.75, इसे करते हैं तो 3375 आता है। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 3375। चेक कर लेना बेटा, कई बार मेरे से गलती भी हो सकती है। और इसे हम 9 से डिवाइड कर दें तो, हाँ साथ साथ चेक कर लेना, कई बार मेरे से। हाँ। तो इसको हम डिवाइड कर लें तो हमारा आंसर 375 वॉट आ रहा है। क्या इतना आ रहा है? चेक कीजिए, 375 वॉट। बोलो बच्चों, चेक कर लो। समझ में आया मैंने कैसे किया ये न्यूमेरिकल? तो न्यूमेरिकल ये ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी सर है 370। को लेके। सर 3 यहाँ से डेसिमल कैसे हटा? हाँ बेटा, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। करो, ये पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये 2 जीरो कट गई, तो डेसिमल तो हट गया अपने आप ही। आप ये सारा मल्टीप्लाई करो ना बच्चों, ठीक है? यस सर। देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको एडिशनल। तो थोड़ा सा ना 9th वालों को यही दिक्कत आती है। देखो ये वाला जो डेसिमल है ना, ये मैंने हटा दिया, तो डेसिमल हटाया तो नीचे आ गया 100 आ गया, तो ये और ये कैंसिल नहीं हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, इतना ही आएगा, डिवाइड कर दो। तो मैथ्स वाली जो चीजें है ना, अगर ये नहीं आएंगी तो साइंस में गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, मैथ्स तो बहुत बेस है, मैथ्स नहीं किया तो गड़बड़ सारा। चलो, तो ये आ गया बच्चों समझ में कैसे हुआ? लो एक बार दोबारा देखो कैसे हुआ ये क्वेश्चन। कह रहा है कि अ बॉय ऑफ मास 50 kg लिखा रन्स अप स्टेयर्स केस ऑफ 45 स्टेप, सीढ़ियां हैं उसमें 45 स्टेप है, 9 सेकंड में पूरा किया। एक स्टेप की हाइट 15 है, तो पूरी हाइट निकाल ली हमने, तो पूरी हाइट हो गई 15 इंटू 45, इतने सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 6.75 मीटर आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर लिया हमने, पहले लगाया वर्क डन बाय टाइम, तो वर्क था नहीं, वर्क को ओपन कर दिया, एफ डॉट एस लगा लिया। अब एफ भी नहीं था तो एम जी एच, और ये करके हमने बच्चों सॉल्व कर लिया इस तरीके से। चलो, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला हमने कर लिया था, इससे अगला ये भी बता दिया था आपको। नाउ सी दिस क्वेश्चन। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सो देखिए, दिमाग लगाइए और सॉल्व करते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m, ठीक है जी। मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, और उसकी जो वेलोसिटी है वो v है, ओके। कह रहा हाउ मच वर्क इज डन, कह रहा है वर्क निकालिए ऑन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। सो लो जी, हमें पता है कि जब कोई बॉडी मूव हो रही हो तो जो उसका वर्क डन है या जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसकी जो भी वैल्यू रही हो, मान लो इसकी वैल्यू x है, लेट के इसकी वैल्यू क्या रही? x, ये सारी वैल्यू डाल के x आ गई, तो हम इसको रोकना चाहते हैं, तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इतना ही लगाना पड़ेगा वैल्यू, तभी तो रुकेगी। तो हम इसे बोलेंगे कि जो हमारा वर्क डन है वो माइनस एक्स करना पड़ेगा, यानी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी ही हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ना, ऐसे सपोज करो जैसे कोई बॉडी है, इसका मास है m, मूव हो रही है विद वेलोसिटी v, ये ऐसे मूव हो रही है, ठीक है, ये मूव हो रही है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी है।
आप इसे रोकना चाहते हो, तो आप इसे रोकने के लिए फोर्स लगाओगे ना, स्टॉप करने के लिए इसको फोर्स लगाओगे, तो जितना इसका मोमेंटम बन रहा है उतना ही आपका होना चाहिए ना। तो ये इस डायरेक्शन से आ रहा है, तो मान लो ये पूरी वैल्यू x है, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, माइनस एक्स वर्क डन करना पड़ेगा, तभी उसको रोक पाओगे ना। जैसे कोई बॉडी आपकी तरफ आ रही है, आप उसको रोकना चाहते हो तो उतनी ही फोर्स लगाओगे या उतना ही मोमेंटम या उतना ही जोर लगाओगे, तभी रुकेगा, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगी। तो यू गॉट द कंसेप्ट। क्या आंसर आया बेटे, बोलो बच्चों, गॉट द कंसेप्ट। देखो फिर से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सोचने वाला। देखो कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लिख लिया, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v लिख लिया। कह रहा है कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एफ डॉट एस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी कि वो रुक जाए। तो देखो वर्क डन ऑलरेडी जो चल रहा था उसका वर्क डन देख लो कितना है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितना ये है उतना ही ऑपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा, यानी अगर हम इसका वर्क डन x मान लें तो हमें ऑपोजिट से माइनस एक्स करना पड़ेगा, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर ऑपोजिट डायरेक्शन से। माइनस का मतलब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी समझ में आता नहीं है बच्चों को, बट आप बताओ समझ में आया ईशा, बोलो बेटा। यस सर। ओके फाइन। देखो बच्चों, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ कुछ और एग्जांपल लेके। आप ऐसे सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, F1 फोर्स लगा रहा है, लेटर से 10 न्यूटन, और इसका मास है m। तो जब उसने फोर्स लगाया तो ये आपकी तरफ मूव होगा। अब आप इसे रोकना चाहते हो, तो आप अगर इसे सिर्फ रोकना चाहते हो F2 फोर्स, तो आप भी अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये रुक जाएगा। बट अगर ज्यादा लगाओगे तो ये इधर को मूव हो जाएगा, अगर कम लगाओगे तो ये इधर को मूव हो जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये, कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है वो मूव हो रहा है। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, पैडल मार रहे हो, मूव हो रही है, आप उसे रोकना चाहते हो तो ब्रेक भी तो उतनी ही लगानी पड़ेगी ना उसके मोशन को कम करने के लिए। तो जितना वर्क डन उसको चलाने में हो रहा था, इतना ही वर्क डन ब्रेक को करना पड़ेगा रोकने के लिए। तो हमेशा याद रखना, सिर्फ रोकना है तो जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू की फोर्स चाहिए हमें उसको रोकने के लिए, उतना ही वर्क डन चाहिए मतलब। तो अगर x वर्क डन हुआ है तो माइनस एक्स वर्क डन हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बैठता है कई बार बच्चों के लिए, तो इसमें घबराना नहीं है, इसको एक दो बार मेरी वीडियो देखोगे सुनोगे समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ पर्सन होल्ड्स अ बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड। मतलब एक पर्सन है, उसने अपने सिर पे कुछ बोझ उठाया हुआ है, हे मतलब चाहे लकड़ियों का टुकड़ा या कोई घास फूस का गुच्छा अपने सिर पे ऐसे पकड़ा हुआ है, ये रस्सी से बांधा हुआ उसने, इस तरह से पकड़ा हुआ है। फॉर 30 मिनट्स, कितनी देर के लिए, 30 मिनट्स के लिए उसने ऐसा किया। एंड गेट टायर्ड, हैज ही डन सम वर्क। बताओ थक गया वो, क्या उसने कोई वर्क किया, बताओ बच्चों, सोचो बताओ। देखो बेटा क्वेश्चन है कि एक बंदा है, उसने बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड रखा हुआ है। बंडल ऑफ हे मतलब कोई घास फूस का बंडल, लकड़ियों का बंडल, कोई भी सिर पे कोई बोझ उठा रखा है, 30 मिनट तक उठाया। तो कह रहा है क्या कोई वर्क डन हुआ साइंस के हिसाब से। तो देखो साइंस कहता है नो। वर्क डन होता है एफ डॉट एस, यानी फोर्स लगनी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। वो तो सिर पे ही है, सिर पे ना वो मूव हो रहा है ना कुछ, वो तो सिर पे है ना, बंदा मूव हो रहा है, हे थोड़ी मूव हो रहा है। जो बंडल है उसके सिर पे, जो भी उसने लकड़ी का, घास फूस का या बुक्स का बंडल जो भी रखा होगा सिर पे, वो थोड़ी मूव हो रहा है, वो तो सिर पे ही है। यानी बंदे के ऊपर बंदा मूव हो रहा है, ये इस पे नहीं हो रहा, तो वर्क डन जीरो ना, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही इस ऑब्जेक्ट की, ये तो सिर पे का सिर पे ही है। गॉट इट। तो वर्क डन इज जीरो। तो हम ये बोलेंगे वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन के हिसाब से ये फिट नहीं हो रहा, क्योंकि जो उसने बंडल रखा है वो सिर पे रखा है तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इसलिए वर्क डन वुड बी जीरो। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी दो लाइनें लिख देना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन। बट अब सर ये क्वेश्चन में तो लिखा हाँ जी बच्चों, दोबारा बोलो, क्या बोला, कौन बोल रहा था, बोलो क्वेश्चन बेटे। में तो उस आदमी के वर्क का पूछा है ना। देखो ये कह रहा है हैज ही डन सम वर्क और नॉट। तो आप बेटा बताओ ना, आदमी का ही वर्क डन बता दो चलो, मतलब मुझे बोलना चाहिए था ओवरऑल, चलो मैं बोलता हूँ ओवरऑल कोई वर्क डन नहीं है, चलो इसको बोलो रीजन दो। देखो आदमी मूव हो रहा है, ठीक है,
मूव हो रहा है, आदमी मूव हो रहा है ना, तो वर्क डन कहाँ होएगा? वर्क डन के लिए एफ डॉट एस की कंडीशन होनी चाहिए। तो बताओ कहाँ फोर्स लग रही है, कहाँ मूव हो रहा है, ये बताओ। उसने तो सिर पे रखा हुआ है। ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। हैज ही डन सम वर्क और नॉट, क्या कुछ वर्क डन हुआ सिर पे ऐसा रख के चलने से? जो भी है, अपने सिर पे रखा हुआ है, बस कुछ नहीं किया, या तो अपने सिर से उठा के फेंक रहा है कहीं, तब तो वर्क डन है। सिर्फ सिर पे रखा ही हुआ है, तो अगर सिर्फ रखा हुआ है सिर पे, तो ये जो ओवरऑल वर्क डन जीरो हो जाता है। जो वर्क डन यही पूछा था हमने। गॉट इट माय डियर? चलो इसको सोचना है एक बार बेटा, आ जाएगा। देन कॉल यस मी। सर। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, बस सोचना ही तो सिखाना बेटा, सोचना एक बार सीख गए हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो, अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स। अब मुझे 250 यूनिट्स का मतलब बताओ। 250 यूनिट्स, यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर, याद आ गया? लो जी, क्या कह रहा है? कह रहा है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इन जूल्स? लो जी, बड़ा आसान है। हमें पता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं, ये 1 में होते हैं। अभी हमारे पास 250 है, तो 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स बन जाएंगे। इसको नहीं छेड़ना पावर को, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जरा चेक करना मेरा मल्टीप्लाई ठीक है कि नहीं। तो 3.6 इंटू 250, तो इसका आंसर 900 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, या फिर 9 इंटू 10⁸ जूल्स आना चाहिए। क्या इतनी एनर्जी आ रही है आपकी? बताओ बच्चों, एक बार चेक कर लो मल्टीप्लाई करके। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 250 यूनिट्स, यानी एक महीने में इतनी यूनिट कंज्यूम करता है। तो ये यूनिट का मतलब किलोवाट, यानी 1 किलोवाट आवर में इतना, तो एक में इतना होता है। तो कह रहा है 250 में कितनी एनर्जी हुई, तो 250 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारा आंसर। तो मुझे बताइए, क्या आपका आंसर सेम आ रहा है बच्चों? बोलो बच्चों। हाँ जी, इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो अब ये 2 जीरो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, तो 10⁸ हो गया। पावर को छेड़ना ही नहीं है, आप ऐसे लिख के बेटा छोड़ सकते हैं। सो बच्चों, समझ में आ गया? ईशा? यस सर। ओके, नाइस। चलो आगे यस चल। सर। यस, गुड बेटा। अब आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए वर्क एनर्जी पावर की, खूब तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। लो जी देखो, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में बताओ क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर होगा, बताइए। कह रहा है व्हाट इज अ वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ। अर्थ सैटेलाइट घूमती है हमारे अर्थ के चारों तरफ, है ना। थोड़ी मेरी डायग्राम अच्छी बन जाती है, आपकी मेरे से अच्छी बननी चाहिए, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो जो हमारी अर्थ है, सैटेलाइट को हमेशा अपनी तरफ खींच के रखती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कोशिश यही होती है ना अर्थ की, कि अपनी तरफ खींच के रखना बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब आप ना मैथ्स का कंसेप्ट लगाओ, ये अर्थ है हमारी। मैथ का कंसेप्ट है कि अगर सेंटर से कोई फोर्स लग रही हो तो उसका एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है उसका एंगल? 90 डिग्री। जब कोई फोर्स सेंटर की तरफ हो, चाहे यहां से यहां हो, सर्कल से सेंटर की तरफ हो, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन में, तो फोर्स 90 है। तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन 0 होगा अगर फोर्स का एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो वर्क डन हम लिखेंगे 0, बस मोटा मोटा सा आप याद रखिए। कह रहा है व्हाट इज अ वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई आंसर। तो हम बताएंगे वर्क डन 0 होगा क्योंकि जो ग्रेविटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, एंगल 90 होगा। तो हमने पढ़ा था अगर फोर्स 90 डिग्री हो तो उसका वर्क डन 0 होता है। बस आप अपने ब्रेन में डाल लीजिए, फोर्स 90 हो तो 0 होता है, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा बेटा खत्म हो जाता है जितना हमारे सिलेबस में है। अब एक बार हम फटाफट सारे
फॉर्मूले इस चैप्टर के रिवाइज कर लेते हैं और इन चीजों को हम समझते हैं। सो देखो, इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा वर्क, तो हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा एफ डॉट एस, कॉस थीटा नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, +1 +2 में, ध्यान रखना। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, इसको अगर हम मॉडिफाई कर दें तो m इंटू ए इंटू एस बन जाता है, और मॉडिफाई कर दें तो m इंटू जी इंटू एच बन जाता है। हाँ, और हमें पता है जो फोर्स है m इंटू जी या फिर m इंटू ए के बराबर होता है। फिर हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच। अब देखो, इसमें से कोई भी फॉर्मूला किसी के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि इन सब की हम यूनिट्स क्या लेते हैं, इन सब की यूनिट्स क्या लेते हैं, जूल्स। तो अब हमारा मान लो क्वेश्चन है कि वर्क डन निकालो और हमें मास और वेलोसिटी दिया है, तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, वर्क डन निकाल देंगे। कई बार हमें कहते हैं वर्क डन निकालो, फोर्स दिया हुआ है तो ये पहला फॉर्मूला लग जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी निकालो और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क डन ही हुआ बेसिकली, है ना। तो ये कई बार कंफ्यूज करते हैं, बोलते कुछ हैं, वैल्यूज कुछ और होती हैं। तो इन सबकी यूनिट्स जूल्स हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये इसकी यूनिट न्यूटन है, ये अलग है, इसको अलग मानिए। तो हमने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, क्या होती है, ME मैकेनिकल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा पावर, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। फिर हमने इसकी भी मॉडिफिकेशन कर दी, m इंटू जी इंटू एच बाई टाइम, इसकी मॉडिफिकेशन कर ली f डॉट s बाई टाइम। तो ये मॉडिफिकेशन भी साथ में बता रहा हूँ कि जो गिवन होगा उस हिसाब से कर लो। ये बेसिक फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूले अपने आप चेंज करके बन जाएंगे। फिर हमने पढ़ा E इज इक्वल टू P इंटू टी, ये क्या था, E इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, नहीं, ये किस चीज का फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू P इंटू टी, एनर्जी, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला। कमर्शियल यूनिट ऑफ हाँ, एनर्जी। और इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट क्या थी, किलो वॉट आवर। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी हमने कमर्शियल यूनिट का फॉर्मूला लगाना है तो ये फॉर्मूला लेंगे, और किलो वॉट आवर। यहाँ पे जो पावर की यूनिट है ना, यहाँ पे वॉट है पावर की यूनिट, यहाँ पे पावर की यूनिट क्या ली जाएगी, यहाँ पे पावर की यूनिट क्या ली जाएगी, किलो वॉट, क्या ली जाएगी, किलो वॉट। और टाइम की यूनिट सेकंड नहीं, यहाँ पे क्या ली जाएगी, आर, ध्यान रखना ये आर। यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे वर्क डन की यूनिट जूल्स और टाइम की यूनिट सेकंड, ये फर्क था। तो अगर आप सिर्फ पावर निकाल रहे हो तो छोटी यूनिट लगेंगी, बट अगर आप निकाल रहे हो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के न्यूमेरिकल, जैसे मैंने करवाया आपको पीछे और आज के लेक्चर में भी हमने थोड़ा सा किया है, तो जो भी हमने किया है ये सारी चीजें हैं, तो आपको ये थोड़ा सही से करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीजें थी जो हमने बेटा की आज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनकी खूब आप प्रैक्टिस करना, अच्छे से इनको रिवाइज करना, तो ये सारा कुछ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने इस फॉर्मूले इस चैप्टर के एक साइड में लिख दिए, ठीक है। तो अब आप लोग बेटा प्रैक्टिस करेंगे।